अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अमरीकी अफवाज ने अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस खाली कर दी है, जो कि 20 साल जंग में एक सेंटर पॉइंट था। इस वक्त तालिबान और अफगानिस्तान के 100 से ज़ायद अजला पर तालिबान काबिज हो चुके हैं और इसके साथ अमरीका का छोड़ा हुआ असलहा और बख्तरबंद गाड़ियों के अलावा टैंक भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए हैं, जबकि अफगान फोर्सेस के हथियार डालने की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। इत्तलात ये भी हैं कि तालिबान काबुल से चंद घंटों की दूरी पर है कि इधर से अमरीकी अफवाज काबुल से निकलें और उधर तालिबान काबुल में दाखिल हो जाएंगे। अमरीकी इनखला के बाद अब ये खदशा पैदा हो चुका है कि तालिबान काबुल पर काबिज हो जाएंगे, लिहाजा अमरीका अफगान तालिबान पर नज़र रखने के लिए अड्डों की तलाश में है। पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है कि पाकिस्तान किसी सूरत अमरीका को अड्डे नहीं देगा, जिसके साथ ही अमरीका ने पाकिस्तान का नाम चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन फहरिस्त में शामिल कर दिया है। चाइल्ड प्रिवेंशन का कानून 2008 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने बनाया था। इस कानून के तहत हर वो मर्द जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो किसी मुसल्लह फौज, पुलिस या सरकार के मुआविन सिक्योरिटी ग्रुप में भर्ती नहीं हो सकता और ना ही कमसिन अफराद को सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बतौर बावर्ची और पैगाम रसां के तौर पर रखा जा सकता है। नाज़रीन, अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के साथ ही अफगानिस्तान में होने वाली मुमकिन खाना जंगी के नतीजे में लाखों की तादाद में पनाह गुज़ीनों की पाकिस्तान में आमद मतवक्के है। अगर अफगानिस्तान में तालिबान काबिज हो जाते हैं तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होगी, इस सिलसिले में हम जानते हैं कि कौमी सलामती पर इजलास भी हुआ, जिसमें अपोजिशन की क़यादत और जो हुकूमती लोग थे सियासी अस्करी क़यादत के साथ मिलकर बैठे और बड़ी डिटेल में अस्करी क़यादत ने इस हवाले से ब्रीफ किया। दूसरी तरफ नाजरीन, जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान अमरीका को वाज़े और दो टोक अंदाज में ये पैगाम दे चुके हैं कि हम अमन में तो शराकतदार बन सकते हैं मगर किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो ऐसे में बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध का अमरीका के दौरे पर जाना, इस पर बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध तो गुज़श्ता रोज़ अमरीका रवाना हो चुके हैं, जबकि बिलावल भुट्टो के अमरीका रवाना होने की मुमकिन तारीख 10 जुलाई बताई जा रही है और ये भी खबर सामने आ रही है कि इसी महीने के आखिर तक वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा अफजल भी अमेरिका जाएंगी, यानी जिस वक्त बिलावल भुट्टो अमेरिका में होंगे उस वक्त सिंध की वज़ीर सेहत भी अमेरिका में होंगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत का इस तरह इस मौके पर अमेरिका के दौरे पर जाना हुकूमती वुज़रा सख्त तनकीद इस पर करते नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमती मौक़िफ़ की तरदीद कर रही है और कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो दोनों निजी दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं और इनकी किसी किस्म की अमरीकी अथॉरिटी से मुलाकात तय नहीं है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही रहनुमा नबील गबोल ये कहते हैं कि अमरीकी सेनेटर्स की दावत पर बिलावल अमरीका जा रहे हैं। लेकिन बिलावल का ये दौरा अमरीका जो है, चाहे निजी हो या अमरीकी सेनेटर्स की दावत पर, टाइमिंग बड़ी अहम है। आज जब अमरीका अफगानिस्तान से जा रहा है और पाकिस्तान ने अमरीका को अड्डे देने से वाज़े तौर पर इनकार कर दिया है, तो इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का अमरीका जाना बहुत से सवालात को जन्म देता है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं वाइस प्रेसिडेंट सेनेटर शहरी रहमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहिबा। शहरी रहमान साहिबा, ये हुकूमत क्यों बौखलाहट का शिकार है? वज़ीर आला सिंध तो अमेरिका चले गए हैं, बिलावल भुट्टो का दौरा मतवक्के है कि वो भी 10 जुलाई को जा रहे हैं। ऐसी कौन सी मुलाकातें होनी जा रही हैं, कौन सी मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं जिससे हुकूमत बड़ी डरी हुई है, बुखलाई हुई है बिलावल भुट्टो के अमेरिका जाने पर? देखिए, उनका बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जब भी कंफर्म होगा वो निजी नौयत का है और एक शायद थिंक टैंक से, मुझे तो ठीक से पता भी नहीं इंगेजमेंट है, कोई मतलब बौखलाहट की बात नहीं है। हमारी कोई इस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम उनको इतना इनसिक्योर करें, लेकिन लगता है कि ये पता नहीं क्यों इतने परेशान और बौखलाए हुए हैं। हमारी आदत नहीं है पीपल्स पार्टी की, ना हमारी ट्रेनिंग है, ना वतीरा है कि बाहर जाके मुल्क की या मुल्क के हालात की शिकायत लगाएं। ये तो इनकी अफसोस से मैं कहूँगी अगर खासियत है तो अपनी जहनियत होगी, ये हम काम नहीं करते। वहाँ हम पाकिस्तान की बेहतरी की बात करते हैं और तामीरी ही बातें होती हैं, लेकिन इस वक्त इशू ये नहीं है। इशू पाकिस्तान में इस वक्त जो खारजा पॉलिसी में एक शदीद बहरान का सामना है, उसके हवाले से आप पॉलिसी साजी का अमल शुरू करें, आप हाउसेस को मुतहर्रिक करें, आप खुद लीडरशिप दिखाएं हाउस में। आप दूसरों की क्यों तकलीफ में पड़ गए हैं?
आप पार्लियामान में लीडरशिप दिखाने की कोशिश तो करें। आप मतलब इस वक्त हुकूक आगाज़ बलूचिस्तान आपसे तो नहीं होगा, ये तो आउटसोर्स हर चीज़ आपको करनी पड़ेगी जिस तरह आप पॉलिसी साजी करते हैं। तो अफसोस से मैं कहूँगी तलखियों का ये वक्त नहीं है। लेकिन और हम हुकूमत को लग रहा है कि शायद बिलावल जो अपनी सीवी लेकर जा रहे हैं वो अमेरिका से ये कहने जा रहे हैं कि आप हमें हुकूमत दें, हमें इक़्तिदार में लेकर आएं, आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। व्हाई नॉट? अगर उन्होंने इमरान खान ने आपको अड्डे देने से इनकार कर दिया तो हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। शायद बिलावल अपनी ये अर्जियां लेकर जा रहे हैं कि इन्हें भेजें घर, हमें लेकर आएं। दिस इज सच अ जोक कि मैं इसको डिग्निफाई भी नहीं कर सकती, और ये जो छोटी बातें हैं इनको छोटे ही लेवल पे रहने दें। अच्छा। कोई ना पाकिस्तान की हुकूमतें पाकिस्तान की अवाम बनाती हैं, और ये बहुत सालों से ऐसा अमल जारी है। हाँ, अगर किसी ने हटाया हो पाकिस्तान के किसी बहुत ही मैं समझती हूँ जिंदादा जो वजीर आजम थे, जो अमर हुए, शहीद हुए, उनके लिए तो अमेरिका ने और किसिंजर ने कहा था हम आपका बहुत खौफनाक एक एग्जाम्पल बनाएंगे। आपको याद है हेनरी किसिंजर ने कहा था। लेकिन ये वक्त नहीं है ये बातों का। हमारी पार्टी के चीन से लेके अमेरिका तक रवाबित होते हैं और ज़ात पे रवाबित हैं। पुरानी पार्टी है, ताल्लुकात हैं, और कभी मुल्क की सिवाय मुल्क की बका के लिए, इसके जमहूरियत सिस्टम के पनपने के लिए और कोई बात नहीं की। और निजी मीटिंग्स के बारे में इतना परेशान नहीं हो जाना चाहिए। अच्छा, अपना आगे बढ़ते हैं। थोड़ा शहरी रहमान साहिबा, क्या वाकई ऑपोजिशन ने स्पीकर साहब के सामने ये शर्त रखी थी कि अगर इमरान खान आएंगे कौमी सलामती के इजलास में, उस ब्रीफिंग में, तो हम इजलास में नहीं बैठेंगे, हम बाइकआउट करेंगे? क्या आपके इल्म में है ये बात? आप भी वहां पर मौजूद थी? रियली हमने तो ऑन रिकॉर्ड बार बार कहा था। मैं पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी कर सकती हूँ और किसी की नहीं। सही। और हमने रिकॉर्ड पे बार बार कहा है कि ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि जिस वक्त खारजा पॉलिसी के हवाले से संजीदगी और फोकस की ज़रूरत है, तो वज़ीर आज़म को अपनी कुर्सी में यहाँ से लीड करना चाहिए, बजाय इसके कि ये कुर्सी खाली हो। जिस तरह पिछली 3 हसास मीटिंग्स में उनकी कुर्सी खाली थी, इस वक्त भी उन्होंने यही चूज़ किया। और अगर उनको किसी ने कहा तो मेरे पास तो उसका रिकॉर्ड नहीं है, ना आज तक सामने आया है, ना असेंबली से कहा है कि सम ऑपोजिशन लीडर। वे कौन ऑपोजिशन लीडर? हमारे भी एक ऑपोजिशन लीडर। हमने तो कभी इस तरह की रिवायत पर हमेशा तकिया नहीं रखा। हम हमेशा कहते रहे कि आप आए हाउस में, सही सिलेक्टेड हैं जैसे भी हैं, मगर हाउस की लीडरशिप आपके हाथ में है, उसको अपना डिग्निटी और रिस्पेक्ट दें। और यहाँ ही से वहदत और लीडरशिप की बात होगी। मुल्क जब खतरे में आता है तो यूनिटी बहुत अहम होती है, लेकिन शराकत दार, एका, यकजहती, ये इनके मतलब मैं समझती हूँ डिक्शनरी में अल्फाज हैं नहीं। और अफसोस से मैं कहूँगी कि खारजा पॉलिसी किसी और को आउटसोर्स जितना भी वो करें, चाहे बाकी पार्लियामान हो या मिलिट्री लीडरशिप हो, मसला ये है कि इनकी अपने आप को फजूल में एक्सपोज कर रहे हैं और मुल्क भी इस किस्म की पोजीशन में डाल रहे हैं कि जगहसाई होती है कि जिनके प्राइम मिनिस्टर तो पता नहीं कहाँ होते हैं, मिसिंग पर्सन हो जाते हैं। तो अजीब आप तो ज़ाहिर है अमेरिका में सफ़ीर रह चुकी हैं, वहाँ का जो सियासी मिजाज है, सियासत है, बखूबी समझती हैं। अब जुमेरात को जो कौमी सलामती पर ब्रीफिंग हुई है, जो इजलास हुआ है, जिसमें सब मुत्तफिक थे कि प्राइम मिनिस्टर का जो फ़ैसला है अमेरिका को अड्डे ना देने का, बिल्कुल ज़बरदस्त फ़ैसला है। पाकिस्तान की सालमियत पर, खुद मुख्तारी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अब अमेरिका के साथ जो हमारे कोल्ड रिलेशंस चल रहे हैं, आपके भी इल्म में होगा कि अमेरिका ने हमें डाल दिया है चाइल्ड प्रिवेंशन कानून एक्ट जो है उनका, उस फहरिस्त में हमें डाल दिया है। अब पाबंदियां लगाने की बात हो रही है कि पाकिस्तान पर पाबंदियां भी लग सकती हैं। पाकिस्तान की जो कुछ एड है उसको भी ख़त्म किया जा सकता है, माली मुआवनत से भी पीछे हटा जा सकता है। FATF का भी जो मामला है वो भी हम सबके सामने है। आपको लगता है कि ये उसका रिएक्शन अब आना शुरू हो गया है, जो एक बड़ा खुलकर एक वाज़े स्टैंस लिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, वाज़े दो टोक अल्फाजों में पैगाम दिया है अमेरिका को? हाँ, रद्द अमल तो होता है जब आपकी खारजा पॉलिसी में जिसे कहते हैं मैच्योरिटी और सोफिस्टिकेशन नहीं होती।
ये मतलब इस किस्म के अमल में खास तौर से खारजा पॉलिसी का देखिए टेस्ट या इम्तिहान वो होता है जब आप एक तरफ दोस्ती रखें और ग्रेट पावर्स जब आपके दरवाजे पर होते हैं या आप पर असर व वसूक रखते हैं, आपके ताने बाने आपके जो फैसला साजी के उनसे मिलते हैं, जैसे आपने FATF की बात की, तो आपको हमेशा फूंक फूंक के बात करनी चाहिए, आपको एक मोतदिल रवैया रखना चाहिए। मतलब चीन आपका हमेशा से देरीना दोस्त है और ना वो कहीं जाने वाला है, उन्होंने ये बात आपको बार बार बावर कराई है। सही। लेकिन जो भी है वो एक दूसरा मुल्क है और वो चाहते हैं कि आप थोड़ा अपना बेड़ा भी उठाएं, अपनी जिम्मेदारियां भी उठाएं, अपने मुल्क को भी चलाएं। और उन्होंने कभी तवक्को नहीं रखी कि आप दूसरे ममालिक से लड़ भिड़ कर बैठ जाएं और बिल्कुल तनहा बैठ के फिर कहें कि जी चाइना बहादुर आप आके सिर्फ हमें हमारा हर सब कुछ संभालें। उन्होंने आपसे ऐसी कभी तवक्को नहीं रखी और बल्कि उनका जो मॉडल फॉरेन पॉलिसी का है वो बहुत दिलचस्प है और मैं समझती हूँ बहुत एक हम सब के लिए मशाल राह इन द सेंस बन सकता है कि वो जब जिनके साथ उनके बॉर्डर क्लैशेस भी होते हैं और सख्त तलखी होती है, मतलब अस्करियत पर बात उतर आई हुई होती है, जैसे इंडिया के साथ उनके 1960 से बॉर्डर क्लैशेस चल रहे हैं, ये अमन मुआहदा कर लेते हैं, फिर ये तिजारत शुरू कर देते हैं, फिर ये सारे रवाबित शुरू कर देते हैं और कहते भी हैं कि इनको ये हमारा राइवल है, ये हमारा, लेकिन वो दूसरे जो काम है वो करते रहते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक्तदार में होती और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने ये सारी सिचुएशन होती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको कैसे हैंडल करती, कैसे अमेरिका को इनकार करते? पहले तो हम पूछते जी सबसे, सारों में शराकतदारी जो पार्टी हेड्स हैं, और देखिए हुकूमतों के पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास बड़ा असर व वसूक होता है। एक चीज होती है कन्वीनिंग पावर, जो प्राइम मिनिस्टर ने अपना गिव अप कर दिया है। पीपल्स पार्टी का तो कोई पहिया हमें आजाद करने की जरूरत नहीं है जी। 2008 में जब दहशतगर्दी ज्यादा हमने देखा मोमेंटम तो पिकअप कर रही है, लोगों का हौसला ना टूटे कि लीडरशिप नहीं है मुल्क में मौजूद। मैरियट में बमिंग हुई तो हमने फौरन क्लोज डोर इजलास किया, ज्वाइंट सेशन पार्लियामान का। 4 या 5 दिन हमारे यहाँ ब्रीफिंग्स चली, मिलिट्री ने ब्रीफिंग की, हुकूमत से मेरी तरफ से ब्रीफिंग हुई, 4-4 घंटे की, सवाल के जवाब हुए, सबको सेटिस्फाई करके मुतमईन होके 8-8 घंटे हम खड़े, तब हमने ज्वाइंट रेजोल्यूशन क्राफ्ट की। नहीं, मैं आपको रोड मैप बता रही हूँ क्योंकि पहिया इजाद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा वाइस प्रेसिडेंट सेनेटर शेरी रहमान साहिबा मेरे साथ थी। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से डेमोक्रेट पार्टी के रहनुमा ताहिर जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर जावेद साहब आपका। ताहिर जावेद साहब, पाकिस्तान में तो बड़ी इस पर लेदे हो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर खासकर हुकूमत बड़ी इस पर तनकीद कर रही है कि वज़ीर आला सिंध जो अमेरिका चले गए हैं, बिलावल जाने वाले हैं, कोई ख़ास एजेंडा है, कोई ख़ास मकसद है, किन किन लोगों से मुलाकातें हैं, क्या कोई अपनी CV लेकर तो नहीं जा रहा, कोई अपनी अर्जी लेकर तो नहीं जा रहा? आपके पास क्या खबरें हैं? क्या वाकई अमरीकी ओहदेदारों से मुलाकातें हैं? कब हैं? क्या शेड्यूल है इनकी मुलाकातों का? सर देखें, पीपल्स पार्टी ने कोई कैलिफोर्निया बेस्ड एक लॉबिंग फर्म को तो हायर किया हुआ है कुछ अरसे से। अच्छा। जो मुसलसल इन कोशिशों में रहते हैं कि भी बिलावल भुट्टो को यहाँ पे किसी भी तरीके से इंट्रोड्यूस कराया जाए और लोगों को उनके साथ मिलाया जाए और काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिल्डिंग। अच्छा, अब ये दिस इज़ नॉट बैड स्टफ, ये होना चाहिए मेरे ख्याल। बाकी जो है जो पॉलिटिशियन पाकिस्तान से, उनको भी करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ आप अभी भूल जाएं कि भी अमेरिका के अंदर आप अगर एक सेनेटर या 2 सेनेटर से रिलेशनशिप बनाते हैं और फिर आप पाकिस्तान के अंदर को बहुत बड़ी डिफरेंस मेक कर सकते हैं। वो जो 80s और अर्ली 90s वाली कहानियां वो ख़त्म हो गई हैं पाकिस्तान के अंदर। अब ना तो अर्जियां इतनी जल्दी मंजूर होने वाली नहीं है। नहीं, और फिर वो उस तरह का माहौल भी नहीं रहा ना। एक तो अमेरिका भी इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान के
उस वक्त उनके स्टेक्स थे अफगानिस्तान के अंदर और एक बिग डील होती थी। अब तो एग्जिट हो रहा है और प्लस कुछ अरसे से पाकिस्तान का भी एक मजाज है वो डिफरेंट हो गया है। वो भी एक तरीके से जो पैरिटी के ऊपर बात करते हैं और बहुत सारी चीज़ों पे ना बोलना शुरू किया है। तो वन विल नॉट मेक अ स्टेप जहाँ पे उसको सक्सेस भी ना हो और ऊपर से एम्बैरेसमेंट हो। तो ये एक छोड़ के आप दर्जन कांग्रेसमैन या सेनेटर्स को भी यहाँ पे मिल लेंगे ना, तो इट डजंट मैटर। ये हाँ, कुछ कंट्रीज आज भी होंगी ऐसी, मतलब कि कुछ मुलाकातें तय हैं बिलावल भुट्टो की कुछ सेनेटर्स के साथ। किसी के साथ तय तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि जितनी भी मुलाकातें हो सकें। उसके अंदर ऑब्वियसली इनके दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं जो कोशिश करते भी रहते हैं। और मैं ये भी बताता चलूँ कि आज की डेट के अंदर, मैं बड़े मुहतात तरीके से बता रहा हूँ, आज की डेट के अंदर जितने रिलेशनशिप मौजूदा गवर्नमेंट के सेनेटर्स और कांग्रेसमैनों के साथ हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के, उतने अपोजिशन के किसी बंदे के भी नहीं है। इवन दो बेनज़ीर भुट्टो टाइम के अंदर शी वाज एंजॉयिंग द बेस्ट रिलेशनशिप विद द लॉ मेकर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। वो बात बिल्कुल ठीक है। आज जो हमारे एक तल्ख हकीकत भी है अमेरिका के साथ ताल्लुकात में कि जाहिर है हम सब जानते हैं माजी में अमेरिकी मफादात को अपने मद्देनज़र रखते थे और उनके मफादात को मद्देनज़र रख के जो हमारे हुक्मरान थे डील्स किया करते थे अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, इक़्तिदार को हासिल करने के लिए। बड़ी हमारे सामने माजी की इस तरह की मिसालें हैं। लेकिन अभी आपने एक बात की कि इस हुकूमत ने अब डायरेक्टली इनकार करना शुरू कर दिया है, नो कहना शुरू कर दिया। एब्सोल्युटली नॉट की बड़ी जो है ना वो बाज़गश्त है पाकिस्तान में भी और बाहर भी। अमेरिका में जी। इसको कैसे लिया गया? फिर बाइडेन का कॉल ना करना, इमरान खान साहब का ये कहना वक्त होगा तो कॉल कर लेंगे, मसरूफ होंगे, जब उनके पास टाइम होगा तो कॉल कर लेंगे। ऑपोजिशन ये ताना देती रही कि आप एक बाइडेन की कॉल अरेंज नहीं कर सके। तो क्या पाकिस्तान का सख्त किस्म का स्टैंड लेना इस अफगानिस्तान के इशू पर कि हम अड्डे आपको नहीं देंगे, ये उसी का नतीजा है जो हमारे रिलेशन कोल्ड हो रहे हैं और एक पहले जैसी वो गर्मजोशी नहीं है? देखें, अब ये थोड़ी सी जो इस वक्त की अपोजिशन है ना पाकिस्तान में और गवर्नमेंट, ये दोनों के मजाज डिफरेंट हो गए हैं ट्रेडिशनली जो जैसे पहले होते थे। आपको मैं याद कराऊं कि परवेज़ मुशर्रफ बड़े ताकतवर हुक्मरान थे पाकिस्तान के, उनको भी प्रेसिडेंट की कॉल नहीं थी गई थी, कोलन पॉल की कॉल गई थी। अगर आपको याद है ना यादगार कॉल कि पाकिस्तान जो स्टोन एज में चला जाएगा, किसकी कॉल थी वो? उस वक्त के प्रेसिडेंट की कॉल तो नहीं थी। तो उस वक्त किसी ने ये और क्यों नहीं मचाया कि जनाब प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कॉल उठा ली और उसका ये इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं दे ही डिमांड। देखिए खान साहब की डिमांड है जी कि मैं जो बात करूंगा वो अपने काउंटर पार्ट के साथ करूंगा, विच इज जेन्युइन, कोई इशू नहीं पर। अच्छा, और होना भी ऐसे चाहिए था, सालों साल से ऐसा होना चाहिए था। मैं बीइंग अमेरिकन पॉलिटिशियन आपको बोल रहा हूँ कि आपके पुराने लोगों को भी ये ख्वाहिश का इजहार करना चाहिए था, नहीं किया। तो वो ये है कि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसका मतलब अमेरिका को इस चीज की आदत नहीं है, ये आदत बदल भी नहीं सकती है, ऐसे ही रहेगा? नहीं, बिल्कुल बदलेगी ना। अच्छा, दूसरी चीज मैं साथ में करता चलूं कि ये वन शुड नॉट हैव अ रॉन्ग आइडिया। इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका की जो कम्युनिकेशन है ना वो बिल्कुल एट इट्स मैक्स हो रही है। आपके आर्मी चीफ की गुफ्तगू यहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी के साथ फ्रीक्वेंटली होती है, आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वजीर खारजा शाह कुरैशी के साथ फ्रीक्वेंटली होती है, और बहुत सारे जो नेशनल सिक्योरिटी के लोगों की आपस में पाकिस्तान के और यहाँ के, वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह वाज़े तौर पर इनकार किया है कि हम आपको अब की बार अड्डे नहीं देंगे, माजी वाली गलती नहीं दोहराएंगे, तो इस चीज़ का ज़ाहिर एक रिएक्शन तो होगा ना डेमोक्रेट्स में, हुकूमती लोगों में। अब आपको भी पता होगा अमेरिका ने डाल दिया इस लिस्ट में पाकिस्तान को चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट की फहरिस्त में। इससे तो पहले ऐसे नहीं हुआ था। मतलब कि रिएक्शन तो एक आना शुरू हो गया है अमेरिका की तरफ से। आप इसको रिएक्शन कह सकती हैं अगर आपको कहना है, लेकिन देखें दोनों मुल्कों के दरमियान में दोनों लोग अपनी अपनी एक जो नीड और उसकी असेसमेंट के हिसाब से चलते हैं। पाकिस्तान की इस वक्त इमरान खान का जो भी है कि भी हम अड्डे नहीं देंगे, वो समझते हैं कि ये उनके लिए बेस्ट है। इसलिए यहाँ की जो हर मुल्क अपने मफाद में बात करता है, यकीन करें उसमें कोई गिव एंड टेक ऐसा नहीं होता कि जनाब खान साहब बड़े अच्छे आदमी हैं तो चलो हम इनको ये दे देते हैं या बाइडेन अच्छा आदमी है। तो ये
दिस इज एग्जैक्टली इसका रिएक्शन आप नहीं कह सकते, लेकिन बार्गेन कह सकते हैं ना। आप देखें कि अगर अमेरिका को कुछ चीजें करवानी है तो वो विल ब्रिंग सम बार्गेन टू अमेरिका। तो लेकिन मैं ये जरूर कहूँ कि ये जो गलत आइडिया अगर कोई परसुएड करने की कोशिश कर रहा है या लोगों को बताने की कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप में कोई रखना पड़ रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यकीन करें, जो खान साहब ने नाम बोल दिया, इमरान खान साहब ने, उसको एक्सपेक्ट भी करता था अमेरिका कि ये देखें। हाँ, हमारी जो अपोजिशन है वो मिस कैलकुलेट कर सकती है, आपकी जो पाकिस्तान की अपोजिशन मिस कैलकुलेट कर सकती है नो को खान साहब के मिजाज को देखकर। बिल्कुल। अच्छा, और मैं ये भी आपको बताऊं, ये बड़ी डिफरेंट बात आपको सुनने में मिलेगी। अगर खान साहब का मिजाज थोड़ा डिफरेंट होता, फॉर एग्जांपल वो एक स्केड्यूल कॉल जिसके ऊपर एजेंडा फिक्स होता और वो उस एजेंडे से हट के बात ना होती, तो शायद बाइडेन के साथ अभी तक इनकी 2 बातें हो चुकी होती। वो इनके मिजाज को भी समझते हैं कि खान साहब को एक एजेंडे, वो अपनी मर्जी से सवाल को कर सकते हैं आगे पीछे। तो ये एक इस तरह की भी सिचुएशन होती है जिसके ऊपर फिर वो मामला दूसरी रुख को भी जा सकते हैं। तो आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका अपना एक मिजाज है और उसको दुनिया समझती है, उन्होंने उसको यूएन के अंदर देखा है। तो उस हिसाब से दिस इज बेटर बिटवीन 2 कंट्रीज कि उनको शाहिद कुरैशी साहब के लेवल पे या आर्मी चीफ के लेवल पे, ताकि उसको संभालने के लिए अगर कुछ चीज किसी दूसरे रुख पे जाती है तो वो स्टिल हैव द रूम उसको फिक्स। तो ये मैं नहीं समझता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर जावेद साहब, अमेरिका से थे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि हुकूमत को क्या परेशानी है अली मोहम्मद खान साहब, अगर वज़ीर आला सिंध अमेरिका चले गए हैं, बिलावल भुट्टो ने जाना है, अगर कुछ वहाँ थिंक टैंक के लोगों से मुलाकात भी करनी है, कुछ सेनेटर से मिलना भी है, हुकूमत को क्या परेशानी हो रही है कि अगर बिलावल भुट्टो जा रहे हैं अमेरिका? क्या डर है, क्या खौफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। डर और ख़ौफ की तो मेरे ख़्याल में बात नहीं है। डर और क्या, उन्होंने हमसे क्या डरना है, हमने उनसे क्या डरना है। सबको पता है कौन क्या कुछ कर सकता है, लेकिन सियासी ताकत सबकी वैसे देख भी ली है हमने। सबसे ताकतवर अल्लाह है और नीचे फिर अल्लाह की ज़मीन पे फिर अल्लाह का निज़ाम। और जो PDM का जो भी उन्होंने बनाया था वो ख़ुद अपना उसका धड़न तख्ता हो गया है। तो कभी भी अपनी ताकत के जोम में नहीं आना चाहिए। और ये मैसेज इनको क्लियर मिल गया है पोजीशन को कि जिस तरह से उन्होंने डेट्स पे डेट्स दिए, खुदाई दावे किए कि इमरान खान इस डेट को जा रहे हैं, इमरान खान उस डेट को जा रहे हैं, हुकूमत ख़त्म हो रही है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कुछ नहीं हुआ। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन सिर्फ ये एक नुक्ता इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही इमरान खान साहब ने एक, मैं इसको एंटी अमेरिकन स्टैंड भी नहीं कहूँगा, मैं इसको प्रो पाकिस्तान स्टैंड कहूँगा कि नो मोर, हमारी ज़मीन, हम कोई किराए के कातिल नहीं है। हमसे कोई ताल्लुक़ रखेगा तो बराबरी की बुनियाद पर रखेगा। ठीक है, किसी के पास पैसा होगा, हमारी ज़रूरत होगी कि हमें कोई इमदाद करे, लेकिन उनकी हमारी भी उन लोगों को ज़रूरत है। इट्स अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन विच इज़ वेयर पाकिस्तान इज सिचुएटेड, इट इज़ हेयर। और ये इंपॉर्टेंस आपकी पिछले 70 साल से है, लेकिन जब से कोल्ड वॉर शुरू हुई तब से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो हमारी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, न्यूक्लियर स्टेट है, वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट है। और इस वक्त आपका जो इधर एक कुदरती एक ब्लॉक बन रहा है, एक तजारत के लिहाज से, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिहाज से, इधर चाइना है, उधर जनाब आपका रशिया है, CPEC का एक माहौल बना है। इस माहौल में जब इमरान खान साहब ने, लेकिन हुकूमती लोग तो, ताकत का एक जोम तो हुकूमती लोगों को लग रहा है ना, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो CV लेकर जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो कहने जा रहे हैं कि हमें आप इक़्तिदार दें, आप जो कहेंगे हम करेंगे, वाई नॉट। अगर इमरान खान ने इनकार कर दिया तो आप हमें हुकूमत में लेके आएँ, इनको घर भेजें। मतलब कि ये जाहिर सी बात है, अगर हुकूमती लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आकर ऐसी बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो ये डर खौफ है ना कि अमेरिका के साथ कोई डील करने जा रही है शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। देखिए, मैं आपको जो बात नक्शा खींच रहा था वो यही था कि उस माहौल में जब एक
40-45 साल में पहली बार एक मजबूत स्टैंड किसी पाकिस्तानी लीडर का आया। मत भूलें कि इवन फील्ड मार्शल अयूब खान ये स्टैंड नहीं ले सके, हालांकि उस ज़माने में पाकिस्तान इतना लूट खसूट का शिकार नहीं हुआ था, इतनी हमारी बेइज्जती अभी दुनिया में नहीं हुई थी। पाकिस्तानी पासपोर्ट की उस वक्त बड़ी इज्जत थी, उसके बावजूद जो यहाँ से फ़्लाइट्स जाती थी और कोल्ड वॉर का ज़माना था और यहाँ पे बड़ा बेर में बेच दिए गए, किसी में हिम्मत नहीं थी। इमरान खान साहब ने हिम्मत की है, क्या हो गया, कौन सा आसमान टूट पड़ा है, पूरी कौम पीछे खड़ी है, कुछ नहीं होता, इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है। लेकिन ऐसे माहौल में अचानक अमेरिका यात्रा, अब हम ये नहीं कहना चाहते कि हम खुदा न खास्ता कोई मुहब्ब वतन नहीं है, फलाना नहीं है, लेकिन ऐसे माहौल में कि सर्कमस्टांसेस क्या कह रही हैं। और फिर इनकी जो पार्टी है, जब बेनज़ीर साहिबा ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में एग्ज़ाइल में थी और जब मुशर्रफ साहब के ज़माने में फिर सेल्फ एग्ज़ाइल में दोबारा चली गई, उस ज़माने में उनके अमेरिकन थिंक टैंक से, लॉबीज़ से, वहाँ के मजबूत हलकों से उनके राब्ते कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है कि आपको नहीं पता कि वहाँ उनके कौन से राब्ते थे। और अपनी, मैं क्या बात करूँ, अपनी खुद डॉटर ऑफ द ईस्ट में वो खुद इसका इकरार करती हैं कि वहाँ उन्होंने मुलाकातें की, ख़ासकर दूसरी बार वापस आने के लिए इक़्तिदार में। जब बदकिस्मती से फिर अल्लाह जो है, अल्लाह के तो फैसले और होते हैं, वो जो है बेचारी शहीद हो गई, हमारे बीच में ना रही, लेकिन वापस आने के लिए मुशर्रफ साहब की ईरा में तो बड़ा उनको वहाँ बड़ी उन्होंने लॉबिंग की वहाँ पे। तो इस बात का एहतमाल है कि वो जाके फिर उन्हीं, तो इसका मतलब है उस माजी को सामने रखते हुए आप लोग ये सोच रहे हैं कि बिलावल भुट्टो भी शायद कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं, कोई डील वील करने जा रहे हैं। मैं देखें, हम इल्जाम नहीं लगा रहे, अब तो वो डिपेंड करेगा, उनकी मुलाकातें, वहाँ उनकी इंगेजमेंट्स वो जाहिर करेंगी कि व्हाट इज द रियल पर्पस। लेकिन ये हालात के तनाजुर में एक राय आई है, कोई ऐसा कोई नहीं कि कह रहा है कि खुदा न खास्ता बिलावल साहब मुहब्ब वतन नहीं है या कुछ, लेकिन इन हालात में जब आपका मुल्क का लीडर जो है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, एक मजबूत स्टैंड ले रहा है, ये वक्त है कि हम अपने उनके हाथ मजबूत करें। जिस भी जमात से हमें, देखें, हम सबका ये है ना, पीपल्स पार्टी का भी, नून, सबका एक ख्वाहिश, आम पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि मेरा मुल्क ना यूज़ हो, मैं ना डिक्टेशन लूँ, मेरा ना मुल्क जो है, लीडर जो है मेरा एक टेलीफोन कॉल पर लेट जाए। तो कर दिया आपके सामने इमरान खान ने, हो गया, किसी ने करना था, अल्लाह ने खान साहब से ये काम ले लिया। ये वक्त है कि कुछ जगहों पे हम डिसाइड कर लें, शाजिया बीबी, कि हम डिसाइड कर लें कि ये लाइन है, यहाँ तक मैंने सियासत करनी है और यहाँ के आगे मेरी सॉवरेंटी, मेरे मुल्क की इज्जत, वक़ार और गैरत की बात है, यहाँ पे फिर हम एक हैं। तो अगर मुल्क की सलामती पे हम, जिस तो अच्छी डेवलपमेंट हुई है पिछले हफ्ते कि हम सब उधर बैठे और सपा सालार भी आए और हसास इदारे के हेड भी आए और वहाँ सब ने एक अच्छी बात की, अपोजिशन हुकूमत एक पेज पे उधर नजर आए मुल्क की सलामती के लिए। ये बात मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने वजीर आज़म अपनी हाजिरी को मशरूत किया था कि वजीर आज़म वहाँ पर नहीं आएंगे। अपोजिशन तो इस तरह वो कह रहे हैं कि जब कोरोना का इजलास हुआ था, क्या हमने, शहबाज शरीफ ने मना किया था कि इमरान खान उठकर चले जाएं, और बहुत से मौकों पर अपोजिशन और अस्करी क़यादत इकट्ठी हुई, वहां पर वो उस पे मैं 1000 बातें आपके सामने कर सकता हूं, तनकीदें वो करेंगे, हम करेंगे, ये कहानी चलती रहेगी। ये वो सास बहू की लड़ाई वाले मामलात हैं, ये चलते रहते हैं सियासत में। लेकिन जहां पाकिस्तान की बात है, वहां मैं समझता हूं, मैं आपको दिल से ये कहता हूं कि मैंने बहुत से पाकिस्तानियों को जो हमारी जमात के नहीं है, वो उनको ये कहते सुना है कि यार बस इस आदमी ने हमारा दिल जीत लिया है। वो गैरत इसने दिखाई है कि जो हम सबकी तमन्ना थी कि यार कब तक हम जो है, कब तक डिक्टेशन लेते रहेंगे, कब तक लोगों के सिट स्टैंड पे खड़े होते। सॉवरन मुल्क है, सॉवरन मुल्क है, शहीदों का मुल्क है, ये एक ऐसा मुल्क है जिसको अल्लाह ताला करीम तरसाया है। 65 की जंग की आवाम के सामने तो खुलकर सही बात सामने आनी चाहिए ना। अब आप लोग, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने ये बात कही थी कि इमरान खान आएंगे तो हम नहीं बैठेंगे। अपोजिशन मानने को, नून लीग के लोग तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। तो फिर सच क्या है? देखें, वहाँ पे मैं अर्ज़ करता हूँ, वहाँ पे एक ही खदशे का इजहार हुआ कि अपोजिशन की तरफ से ये शायद आई है ये बात, नून की तरफ से टू बी स्पेसिफिक, शायद वज़ीर आज़म साहब ने मुनासिब जाना कि ये इंपॉर्टेंट इशू है, अगर मैं जाता हूँ, वहाँ कोई मसला होता है, बॉयकॉट होता है, तो मुझे नहीं जाना चाहिए मुल्क की खातिर। लेकिन मैं समझता हूँ वाज़ेह तौर पर ये डिमांड आई थी, आपके इल्म में है, मुल्क की सलामती के मसले पे अफवाहों पर आप लोगों ने सुन लिया या किसी ने कह दिया? मेरे सामने, देखिए, मेरे सामने बात नहीं हुई, लेकिन वहाँ पे ये बताया गया, और जो आपको वज़ीर इत्तलात साहब ने बात की है, ज़ाहिर है उनके ज़राए होते हैं, उनको इसकी इत्तलात होंगी। लेकिन ये चीज़ जो थी, हमारी कोई वो ख्वाहिश नहीं थी कि हम वहाँ ना जाएँ। वज़ीर आज़म साहब जाना चाहते थे, उससे एक दिन पहले भी आए थे अवान में, इसी अवान में स्पीच भी की थी। तो अगर एक दिन पहले आ सकते हैं तो एक दिन बाद में भी आ सकते हैं, उन्हीं लोगों के साथ अगले दिन फिर बैठना था। लेकिन यह है कि उन्होंने मुनासिब जाना कि कोई मसला ना हो, तो बेहतर है कि ठीक है आप लोग मीटिंग कर लें। वही ब्रीफिंग उन्होंने ली भी थी और वही जो
जो है उनका कैटेगोरिकल स्टैंड था, वहाँ पे डिस्कस भी हुआ और शाह साहब ने, खान साहब की वहाँ पे, कुरैशी साहब ने उनकी रिप्रेजेंटेशन की और सारी लीडरशिप वहाँ मौजूद थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लियामेंट अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। फेटफ ये एक वो आलमी इदारा है जिसके दुनिया भर में सारे ही बड़े और तरक्की याफ्ता ममालिक तकरीबन 40 ममालिक मेंबरान हैं, जबकि बाकी सारी दुनिया इसे मानती है। इस इदारे का जो बुनियादी और अवलीन मकसद है, ये दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग, शिद्दत पसंदी या दहशत गर्दी में इस्तेमाल होने वाली जो पैसा है इसको रोकना है। यानी दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी में इस्तेमाल होने वाले पैसे की गर्दन को दबोचना है। FATF ने 40 सिफारिशात का एक एक्शन प्लान बना रखा है जिसके तराजू में रखकर ये किसी भी मुल्क को तोलता है और उस पर अमल करने वाले ममालिक को जो वाइट लिस्ट में हैं, जबकि अमल ना करने वाले कुछ ममालिक ग्रे या फिर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए जाते हैं। ब्लैक लिस्ट वाले ममालिक पर खौफनाक पाबंदियां लगा दी जाती हैं और अगर ये मुआशी पाबंदियां लग जाएं तो बाकी ममालिक इस मुल्क के साथ खरीदो फरोख्त, किसी किस्म का ताल्लुक, तिजारत नहीं करेंगे। तिजारत ज़ीरो हो जाती है। यह सिर्फ यही नहीं, वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे मालियाती इदारे कर्जे देने के लिए भी पहले फेटफ जैसे इदारों को बुनियाद बनाकर हमें पैसा देते हैं। ऐसे में तीसरी दुनिया का गरीब मुल्क होते हुए या कमज़ोर मैशियत होते हुए जेब में रखने वाले ममालिक जैसे पाकिस्तान है, इन जैसे इदारों की अहमियत और ताकत और भी बढ़ जाती है। लिहाजा फेटफ जैसे इदारे को हल्का लेना अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। इसी वजह से मौजूदा हुकूमत, हत्ता कि पिछली हुकूमत और नेशनल सिक्योरिटी के इदारे पाकिस्तान को फेटफ की तमाम शराइत मानकर हर सूरत और किसी भी कीमत पर ग्रे लिस्ट से निकालना चाहते हैं। वैसे तो पाकिस्तान 2013 से 2016 तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में भी फेटफ की ग्रे लिस्ट में रहा है, लेकिन मैं बात शुरू करती हूँ मौजूदा हुकूमत से। जब पाकिस्तान को 2018 में अमेरिका और बरतानिया के कहने पर ग्रे लिस्ट में डाला गया तो पाकिस्तान के माली निज़ाम और कवानीन को FATF की 40 में से 13 सिफारिशात के ऐन मुताबिक ही पाया गया, जबकि बाकी 27 सिफारिशात पर अमल दरामद करने के लिए 1 साल का वक्त दिया गया था। ताहम फरवरी तक पाकिस्तान सिर्फ तकरीबन 20 सिफारिशात पर ही अमल कर सका। लिहाजा बाकी 13 सिफारिशात पर भी अमल दरामद करवाया गया, इसलिए ग्रे लिस्ट में रखा गया। फिर 2-3 इजलास हुए और अब आखिरी बार पिछले महीने 26 सिफारिशात पर काम मुकम्मल हो गया और सिर्फ एक शिक यानी मुश्तबा अफराद की तफ्तीश, प्रोसिक्यूशन और सजाएं दिलवाने का काम जारी है। और ये सब मानने के बावजूद फेटफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकालना। यहाँ तक पहुँचना भी इतना आसान नहीं था। पाकिस्तानी इदारों ने फेटफ की बातें मानते हुए, शराइत मानते हुए बहुत से मुश्तबा लोगों को गिरफ्तार किया, कई मजहबी जमातों पर पाबंदियां लगाई, बैंकों के निज़ाम में बड़ी बड़ी इस्लाहात की गई। 27 सिफारिशात में से तकरीबन लगभग 15 पर तो बाकायदा कानून साजी भी करना पड़ी, यानी उन्हें कानूनी शक्ल देकर लागू किया गया। जमातुद दावा के हाफिज सईद और ज़कीर रहमान लखवी को कई सालों की कैद की सजाएं भी सुनाई गई। लेकिन हुआ क्या, पाकिस्तान इतना लंबा चक्कर काटकर भी वहीं का वहीं यानी ग्रे लिस्ट में ही रखा गया। ग्रे लिस्ट में रखने पर ही पाकिस्तान नहीं, दुनिया के मुहज़्ज़िब मुल्क भी हैरान और परेशान है, जिस पर हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तो यहाँ तक कह दिया कि इसके बाद भी फेटफ का ये जो फैसला है ये टेक्निकल नहीं बल्कि सियासी है। अब फेटफ की सारी तहकीक पढ़ने के बाद जो सारी कहानी समझ में आती है वो है कश्मीर, क्योंकि फेटफ ने पाकिस्तान पर जो एतराज़ात उठाए हैं इनका मरकज़ी नुक्ता कश्मीर या कश्मीरियों की हिमायत करने वाली जमातें या अफराद हैं। और इसकी सबसे ज़्यादा तकलीफ आप जानते हैं किसको है? जी हाँ, वो है इंडिया, जो चंद दिन पहले लाहौर में होने वाले दहशतगर्द धमाके का असल मास्टरमाइंड है, जिसके बारे में सबूत पाकिस्तानी एजेंसीज के पास मौजूद हैं और जो आज से पहले भी बलूचिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दी के नेटवर्क को चलाता रहा है। और इसकी तस्दीक पाकिस्तानी जेल में सजाए मौत का इंतजार करता भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट कमांडर कुलभूषण यादव कर चुका है, जिसे न सिर्फ एतराफ़ जुर्म किया है बल्कि हर चीज़ का उसने एतराफ़ किया है, भारत को दहशतगर्द साबित कर चुका है। लेकिन वहाँ फेटफ की कोई इंक्वायरी ज़ेरे गौर नहीं है। लेकिन जहाँ हम भारत को फोर्सेस के फ्रंट पर शिकस्त देते आए, वहीं फेटफ जैसे महाज पर सिफारती जंग हारने जैसा नजर आता है, क्योंकि 27 सिफारिशात और 26 पर अमल दरामद के बाद ऐसे फैसले की वजह
क्या सिर्फ प्रोपेगेंडा और मनफी सियासत ही रह जाती है? इस पर हमारी सिफारतकारी पर क्या सवालात उठते हैं, इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। वालेकुम अस्सलाम शादिया। जनरल साहब, जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान ने लगातार कोशिशें की हैं, FATF की तमाम शराइत पर काम भी किया है, अमल दरामद भी किया है, बहुत सारे मामलात पर कानून साजी भी की है। क्या आप सिर्फ सिफारतकारी का मसला रह जाता है? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब भी कह रहे हैं कि ये अब ये एक सियासी मसला बन गया है, क्योंकि हमने बहुत सारे पॉइंट्स को मीटअप भी किया है, अमल दरामद भी किया है, तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारी कमज़ोर सिफारतकारी भी है सर? जी नहीं, कमज़ोर सिफारतकारी नहीं है शादिया, ये एक पॉलिटिकल कोर्सिव टूल है FATF। अगर आप देखें, दो मुल्कों को मिसाल सामने रखें तो क्या अफगानिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की सपोर्ट नहीं हो रही? अफगानिस्तान का तो नाम नहीं है, न ग्रे लिस्ट में न ब्लैक लिस्ट में है। बिल्कुल। फिर श्रीलंका के ऊपर भी यही शराइत लगाई गई थी और उन्होंने सिर्फ 6 से 8 पर अमल किया और उनका नाम ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। तो पाकिस्तान को क्यों रखा गया? और ये जो शिक अभी है जहां पे बात 26 से 27 पे नहीं जा रही, ये ऐसा टूल है जिसके ऊपर बहुत बहस हो सकती है और इस पे कभी आप पूरे नहीं उतर सकते। मुश्तबा अफराद के खिलाफ तहकीकात और मुकदमात, कौन है वो मुश्तबा अफराद? अगर वो कल डॉक्टर कदीर का नाम उनमें डाल दें तो क्या आप इनके ऊपर मुकदमात चलाएंगे? क्योंकि ये एक कोर्सिव टूल है, जिसके लिए मैंने आपको कहा, अगर आप अफगानिस्तान को देखें तो गुलबदीन हिकमत यार वो शख्स है जिसको यूनाइटेड नेशन ने दहशतगर्द करार दिया था और उसका नाम दहशतगर्दों की लिस्ट में था। आज वो शख्स अमेरिका के कहने पर यूनाइटेड नेशन की लिस्ट से पुरअमन भी हो गया और हुकूमत में शराकतदार भी है। और अफगानिस्तान में जब पाकिस्तान भारत के खिलाफ इतने सबूत पेश कर चुका है UN में भी, फिर कुलभूषण यादव जीता जागता सबके सामने सबूत है, अब जो लाहौर धमाके की जो इन्वेस्टिगेशन सारे सबूत सामने आए उसमें भी भारतीय एजेंसी रॉ मुलव्वस है, तो भारत को FATF इस लिस्ट में शामिल क्यों नहीं करता है? मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ ना। दूसरा, आप मुश्तबा अफराद का वाली मुझे बात मुकम्मल करने दें। खालिद शेख मोहम्मद को पाकिस्तान से गिरफ्तार किया गया एज अ मास्टरमाइंड ऑफ 9/11 और वो शख्स गुंतानामो बे में पिछले 19 बरस से बैठा है। आज तक तो उसको चार्जशीट करते अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सका और उसामा बिन लादेन के खिलाफ उसे मार दिया गया। कोई शवाहिद नहीं है अमेरिका के पास कि वो शख्स 9/11 में इन्वॉल्व था। अब इसकी खातिर उन्होंने आके अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, तो क्या अफगानिस्तान में हमला जस्टिफाइड था? तो मैं ये हिंदुस्तान की आपने बात की, चूंकि हिंदुस्तान को अमेरिका और वेस्ट ने इस्तेमाल करना है चीन के खिलाफ, लिहाजा उसके तमाम गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए ये तैयार है। दे लुक द अदर वे। उसकी 85,000 अफराद की शहादतें, औरतों के रेप, पैलेट गन्स का इस्तेमाल और यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन की वायलेशन, उनको यकसर नजरअंदाज करके वो मामला जिसमें यूनाइटेड नेशन कहता है कि यहाँ प्लेबिसिट होगा, नरेंद्र मोदी और उसकी कौम कह रही है कि न सिर्फ ये कि इस पे प्लेबिसिट नहीं होगा, ये हल तलब मामला ही नहीं है। तो वहां यूनाइटेड नेशन के आइन, यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन की धज्जियां उड़ा दी गई, इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ा दी गई और एक ऐसा बेमिसाल कर्फ्यू नाफिज किया गया जालिमाना कश्मीर के अवाम के ऊपर। तो अब आप मुझे बताएं, इन एनवायरनमेंट के अंदर कौन सा इंसाफ होता आपको नजर आता है? तो अमेरिका को पाकिस्तान की भी तो जरूरत है अफगानिस्तान में से निकलने के लिए, इवन इनखला के बाद भी, तो पाकिस्तान के साथ ये सलूक क्यों? अफगानिस्तान के बाद हमारी जरूरत उनकी नजर में बहुत कम हो गई है, क्योंकि वो जो कुछ करना चाहते थे वो करके वहां से उनको तालिबान ने निकाल दिया। इसमें एक और बात नोट करें कि हम पर मुसलसल 20 बरस इल्जाम लगा कि आप तालिबान को अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके आप उनको अमन पर, सीज फायर पर और नॉन वायलेंस पर कायल नहीं कर रहे और आप उन्हें डायलॉग टेबल पे हमारे साथ बिठा नहीं रहे। दूसरी तरफ जबकि हम उन्हें कहते रहे कि हमारा इन्फ्लुएंस जरूर है,
वो हमारे पेड मुलाजिम नहीं है, हमारा उन पर कंट्रोल नहीं है। अब आप अमेरिका का देखें खुद कि अमेरिका ने जिस दो हुकूमतों को 8-8 साल सपोर्ट किया, फाइनेंस किया, अपना इन्फ्लुएंस भी था, कंट्रोल भी था, 20 बरस का वक्त भी था, 5 एयर बेसेस भी थे, 1,40,000 फौज भी थी, इन तमाम वसाइल के बावजूद इनको तो उन्होंने उस डायलॉग टेबल पे बिठाया नहीं है, इनको तो मजबूर किया नहीं है कि आप अमन कायम करने के लिए तालिबान से बात करें। तो ये वो दोगला मेयार है, ये वो डुप्लीशियस पॉलिसी है अमेरिका की। और अफगानिस्तान से निकलने के लिए पाकिस्तान से जो टकरा था अमेरिका, जो अड्डे देने की बात की, पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, जो खबरें भी सामने आई कि अमेरिका की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है, तो क्या ये फेटफ की ग्रे लिस्ट में रखना, इतना काम करने के बाद भी, इतनी एफर्ट्स के बाद भी, उसका भी रिएक्शन हो सकता है जनरल साहब? उसका रिएक्शन नहीं होगा, उसके अलावा और उनके मकासद हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं आपके सामने एक मुल्क है जिसके ऊपर पिछले 3 दहाइयों से पाबंदी है, ईरान पर। उनके ऊपर मुआशी सैंक्शंस हैं, बिल्कुल उनके साथ कोई मुल्क तिजारत नहीं कर सकता। लेकिन चीन ने 25 बरस का मुआहदा किया है और 450 अरब की इन्वेस्टमेंट का उनसे मुआहदा कर लिया है। जब इस तरह की नाइंसाफी होगी तो फिर आप ऐसे पार्टनर्स का इंतखाब करें जो इस तरह के क्राइसिस में आपके साथ खड़े होने की जुर्रत भी रखते हैं और आपके और उनके इंटरेस्ट को इंसाइड भी करते हैं। और यही वजह है कि इमरान खान ने कहा है कि हम आपके कहने पर चीन से अपने ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। वो एक वीटो पावर भी है और उसमें सलाहियत भी है कि तमाम तर पाबंदियों को डिफाई करके वो आपके साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और मुआशी पार्टनरशिप जारी रखे। बहुत बहुत शुक्रिया दिफाई तज्जिया का जनरल एजाज अवान साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।